इंडिया में 1901 के बाद सबसे वार्म अक्टूबर रिकॉर्ड हुआ है और जिस विंटर की ठंड का सब लोग इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक आई ही नहीं है। पहले कहा गया था कि इस बार की सर्दी बहुत हार्श होगी। इंडिया में एक्सपीरियंस एक्सट्रीम विंटर, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो फिर ये गर्मी क्यों है? क्या ये दिवाली के फायर क्रैकर्स की वजह से है या क्लाइमेट चेंज की वजह से? आज अनदेखा नजरिया में हम इसके पीछे छुपे अनदेखे रीजंस को समझेंगे। IMD के चीफ मृत्युंजय मोहपात्रा कहते हैं कि अनयूजुअल वार्मथ का मेन रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ना होना और बे ऑफ बंगाल में एक्टिव लो प्रेशर सिस्टम्स के कारण वार्म ईस्टर्ली विंड्स का आना है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और लो प्रेशर सिस्टम्स क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो वेदर सिस्टम्स होते हैं जो मोस्टली मेडिटेरियन रीजन में बनते हैं और फिर ईस्ट की तरफ इंडिया की तरफ मूव करते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है ये डिस्टर्बेंसेस वेस्ट से आती है और ईस्ट की तरफ जाती है। इन डिस्टर्बेंसेस में एयर प्रेशर नॉर्मल से कम होता है जिससे हवा खींची जाती है और क्लाउड्स बनते हैं जो वेदर को बदल देते हैं। जब WD आते हैं तो पहले वार्म और मॉइस्ट एयर लाते हैं और जब ये पास हो जाते हैं तब ठंडी और ड्राई एयर आती है। ये मॉइस्चर मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन से लेकर आते हैं जो प्लेन में विंटर रेन और नॉर्दर्न इंडिया के माउंटेन्स पे स्नोज लाते हैं। ये रेन और स्नो राबी क्रॉप्स जैसे वीट के लिए जरूरी होते हैं जो विंटर में उगते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस नेचुरल कूलर्स की तरह काम करते हैं जो विंटर के टाइम में टेम्परेचर को कम करते हैं। इसी वजह से इंडिया में ठंड पड़ती है। जब WD कम होते हैं तब नेचुरल कूलिंग भी कम हो जाती है जिसकी वजह से विंटर्स वार्म हो जाते हैं। रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से WDs वीक हो गए हैं। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज में अक्टूबर से दिसंबर के बीच काफ़ी कम रेन देखी गई है और जम्मू और कश्मीर में भी स्नोफॉल कम हो गया है। WDs का ये डिक्लाइन राबी क्रॉप्स की ग्रोथ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। जब हमें ये मॉइस्चर वाली हवा नहीं मिलती तो क्रॉप्स की यील्ड और माउंटेनियस रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी दोनों पर असर पड़ता है। इसी साल जब WDs मोस्टली एब्सेंट थे, नॉर्दर्न इंडिया में नेचुरल कूलिंग डेज कम थे जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा वार्म हो गया। बे ऑफ बंगाल में एक्टिव लो प्रेशर सिस्टम्स की वजह से ईस्टर्ली विंड्स का इन्फ्लक्स हो रहा है जो कि वार्म होते हैं। ये विंड्स वार्म एयर को इंडिया की तरफ लाती है जिससे टेम्परेचर्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। कोल्ड वेदर का लेट आना मेनली न्यूट्रल एल नीनो कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में कंटिन्यू हो रही है। अब ये एल नीनो और उसकी बहन ला नीनिया क्या है? एल नीनो और ला नीनिया पैसिफिक ओशन के इक्वेटर के पास टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं जो दुनिया के वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। एल नीनो के दौरान जब पैसिफिक में पानी गर्म होता है तो ये हवा के फ्लो को बदल देता है और यूजुअल वेदर पैटर्न्स को शिफ्ट कर देता है। नॉर्मली गर्म हवा पैसिफिक ओशन के ऊपर उठती है जिससे रेन क्लाउड्स क्रिएट होते हैं जो इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब पैसिफिक गर्म होता है ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है जो यूजुअली इंडिया के मॉनसून सीजन को वीक और ड्राई बना देता है। इससे ड्रॉट्स पड़ सकते हैं। ला नीनिया के दौरान जब पैसिफिक में पानी ठंडा होता है ये हवा और रेन क्लाउड्स को इंडिया की तरफ और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है जिससे ज़्यादा बारिश और थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। ये एक्स्ट्रा रेनफॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्लडिंग भी हो सकती है। विंटर मंथ्स में ला नीनिया की वजह से एक कोल्ड वेव जेट स्ट्रीम अफगानिस्तान, ईरान और हिंदू कुश माउंटेन्स के अलॉन्ग फ्लो करती है। ये ठंडी और स्ट्रॉन्ग विंड्स इंडिया में ठंडी काफ़ी बढ़ा देती है। सो बेसिकली न्यूट्रल एल नीनो कंडीशंस की वजह से इंडिया का वेदर वार्मर है और जब ला नीनिया कंडीशंस डेवलप होगी तो हम ठंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एशिया के सभी देश पाकिस्तान से लेकर जापान तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मेनली ओशंस के गर्म होने और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। IMD ने अभी भी नवंबर के लिए वार्म वेदर का प्रेडिक्शन किया है लेकिन अगर ला नीनिया सेट होती है तो ये वेट मंथ यानी बारिश से भरा भी हो सकता है। राइजिंग टेम्परेचर्स और क्लाइमेट शिफ्ट इंडिया के हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। 3 साल से सीवियर हीट वेव्स से कई पार्ट्स ऑफ इंडिया को अफेक्ट किया है जो हेल्थ, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन और इकोनॉमी पर बुरा असर डाल रहा है। पिछले साल फ्लड्स ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बहुत परेशान किया और सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कोलैप्स हो गया जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 88,000 से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी गहरा है। इंडिया की इकोनॉमी के लगभग 1/3 नेचर पे डिपेंड करता है और अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 15 मिलियन लोग इस सेंचुरी के एंड तक पॉवर्टी में दोबारा जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जैसे घर में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाइट्स को बंद कर सकते हैं जब उनकी ज़रूरत ना हो
और घर ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो अच्छी तरह से वेंटिलेटेड हो ताकि एसी का यूज़ कम हो। लेकिन अगर हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम चाहिए तो हमें पॉलिटिशियंस को उनके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिड्यूस करने के प्रोमिसेस के लिए अकाउंटेबल करना चाहिए और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए। अब आप किस स्टेप के साथ शुरू करेंगे हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।